गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 9 से पाठ नंबर 4 जिसका शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि, लेखक हैं शरद जोशी। तो उसकी दोहराई करेंगे। इससे पहले मैंने आपको पाठ का सार उसकी एक वीडियो बना के भेज दी है और इस पाठ के जितने प्रश्न उत्तर हैं वो वीडियो भी बना के भेज दिया है। तो आज हम लेसन को पढ़ेंगे और साथ साथ में आपको समझाया जाएगा। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोल के बैठेंगे, पाठ नंबर 4 जो है वो निकालो। तो इसमें कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपको इसके बारे में जानकारी ना हो इसलिए बता रही हूँ। सतत, सतत होता है लगातार, हमेशा, इसको कहते हैं। एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री। अंतरंग, इसका होता है घनिष्ठ, गहरा या भीतरी। जैसे संबंध होते हैं किसी के साथ, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, मन से हम संबंध उनके साथ बनाए रखते हैं, तो बोलते हैं अंतरंग। फिर आ जाता है अप्रत्याशित, अनसोचा, जिसे हमने सोचा भी ना हो कि ऐसा हो जाएगा। अब जैसे इसमें आया था ना, अतिथि रुके थे, तो ये जब उन्होंने लॉन्ड्री पे कपड़े धुलवाए तो कपड़े धुल के आ गए, फिर भी नहीं दिए। तो ऐसे जो सोचा था ना वो लेखक ने, तब वहां पे ये शब्द आया है अप्रत्याशित। निर्मूल, मूल रहित, यानी जिसकी जड़ ही नहीं होती, बिना जड़ के। रूपांतरित, जिसका आकार बदल दिया गया हो, यानी पहले तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे जब लेखक के घर में अतिथि आए थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हो गया, संबंधों में बदलाव आ गया था, क्योंकि वो ज़्यादा दिन रुक गए थे और इतने दिन रुकने के बाद तो बातें भी खत्म हो जाती है, क्या बातें करते हैं। संक्रमण, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करना, यानी बदलाव आ जाना, स्थिति में बदलाव आ जाना, स्थिति का बदल जाना। औपचारिक, ये होता है दिखावटी, जिससे हम दिखावा करना पड़ता है हमें, जैसे पत्र है ना आपके, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र में हमें औपचारिकता निभानी पड़ती है, दिखावा करना पड़ता है, लिखते हैं श्रीमान जी और ये और वो लिख के करते हैं ना। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिखावे वाली बात नहीं होती। तो ये कुछ शब्द थे जिनके अर्थ अब आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब पुस्तक आप खोल के बैठोगे, इसी में से मैं पंक्तियाँ पढ़ लूँगी और समझाऊंगी। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यहाँ शुरुआत हुई है ना जो पाठ की, ये अतिथि उनके घर में हैं, घर में रुके हुए हैं लेखक के घर में, वहाँ से उन्होंने शुरू किया है ये कि आज तुम्हारे आगमन मतलब आने का, चतुर्थ दिवस चौथा दिन है। यह प्रश्न बार बार मन में आ रहा है। अब चौथा दिन हो गया ना, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है बार बार। कौन सा प्रश्न है कि तुम कब जाओगे अतिथि, यानी तुम यहाँ से अब कब जाओगे, अपने घर कब लौटोगे। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, यानी वो जो अतिथि आए हुए हैं तो आराम से बैठे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। तब उन्हें मन ही मन में ये सब सोच रहे हैं, डायरेक्ट तो कह नहीं सकते अतिथि को भी तुम ये कर रहे हो और ऐसा हो रहा है, तो वो नहीं, अपने मन में सोच रहे हैं भी जहाँ तुम बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा हुआ है, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। यानी नम्रता से फड़फड़ाना, कैलेंडर में वो तारीख को बदल दिया जाता है। वो इस तरह से होता है ना, हम डेट बदल देते हैं कि उसको आगे कर देते हैं, पेज उठा के वो पीछे कर देते हैं जो डेट निकल चुकी है, तो ऐसे वाला कैलेंडर है। और उसमें जो है डेट, रोज जो है लेखक तारीख बदल रहा है। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा दिन। सतत का अर्थ क्या बताया अभी, लगातार, यानी तुम 4 दिनों से लगातार यहाँ रह रहे हो और हम 4 दिनों से तुम्हारा आदर सत्कार कर रहे हैं, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम जल्दी से जाने वाले नहीं हो। फिर वो क्या सोचते हैं मन में
लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। यानी दोनों जो अंतरिक्ष यात्री चांद पर गए थे वो भी इतने समय तक नहीं रुके थे, और कितनी लंबी यात्रा करके गए थे, जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो। यानी तुम तो थोड़ी सी दूरी से ही आए हो और आके ऐसे बैठे हो जैसे बहुत ज़्यादा थकान हो गई और अब जाया भी नहीं जाता जल्दी से, तो ऐसा सोच रहे हैं। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हैं। यानी तुम मेरे घर में जो है आकर के रुके हुए हो। भारी चरण कमल तो यही हुआ कि तुम्हारे पैर मेरे घर में पड़े हुए हैं, यानी तुम 4 दिनों से यहाँ रह रहे हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। अब तुमने मुझसे एक अपनेपन का यानी संबंध, घनिष्ठ संबंध जो है वो स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंगनी चट्टान देख ली, यानी मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में तुम्हें जानकारी हो गई है। क्योंकि लेखक जो है वो मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं, वो ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं और ना ही ज़्यादा गरीब हैं। अब जो गरीब है वो तो ये सोच के नहीं भी आतिथ्य करेगा, किसी अतिथि का सत्कार नहीं करेगा तो ये कि इसके पास तो पैसा नहीं है, ये गरीब है, ठीक है, वो तो छूट जाएगा। और यदि पैसे वाला है वो किसी अतिथि का सत्कार कर भी देता है, कितना भी खर्चा कर ले उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो मध्यम वर्ग के व्यक्ति होते हैं वो नहीं करते, तब भी उन्हें ये लगता है अभी हमको इतने गरीब तो है नहीं और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर नहीं सकते, लेकिन जितना खर्च करते हैं उनकी इतनी आमदनी नहीं होती। उनका जो महीने भर का खर्च उन्होंने पहले ही ऐसे पूरा सोच के रखा होता है कि इतना पैसा आता है घर में और उसको इस हिसाब से हमें खर्च करना है। और जब कोई एक व्यक्ति अलग आ जाएगा तो वो खर्चा बढ़ जाता है और जिसे वो सहन नहीं कर पाते हैं। फिर उनका जो 1 महीने का 30 दिन का उन्होंने जो खर्चा बना रखा है वो सारा बिगड़ जाता है और उसमें जो 30 के 25 दिन भी हो गए तो वो 5 दिन उन्हें जो निकालने मुश्किल हो जाते हैं। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। क्या इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके, यानी तुम मेरा बहुत सा खर्च करवा चुके हो, बहुत सा पैसा खर्च कर चुका मैं तुम्हारे आदर सत्कार में। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय है, अर्थात हाई टाइम है। अब तुम्हारे जाने का ये सही समय है, क्योंकि अतिथि का आने के बाद जब सत्कार किया जाता है ना तो बड़े जोश से किया जाता है। बहुत सी सब्जियां बनाई जाती हैं, अच्छी रोटी बनाई जाती है, मीठा भी बनाया जाता है और उसको खिलाया जाता है। लेकिन जब 2-3 दिन हो जाते हैं फिर धीरे धीरे जो है ये कम हो जाता है, उसका सत्कार हम कम करना शुरू कर देते हैं। फिर सोचते हैं ये तो यहीं बैठा है, चलो जैसा खुद खा रहे हैं खा लेते हैं। तो इसमें भी लेखक ने अब यही सोचा है भी यदि तुम अभी भी नहीं गए ना तो हम भी क्या है, अभी खिचड़ी भी खिलाने लग जाएंगे और फिर भी नहीं जाओगे तो हम उपवास भी रख लेंगे, ऐसा भी सोच लेते हैं। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, यानी तुम्हारी अपने घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है? उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। कांप गया, बटुआ कांपना मतलब खर्चे का डर हो जाना, मतलब खर्च तो होएगा ही, पैसा खर्च होगा, अतिथि घर में आया है तो वो बटुआ कांप गया था। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कान के साथ, यानी खुश होकर के, मुस्कुरा करके मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तो ये प्रश्न भी है एक कि कैसे अतिथि का सत्कार किया गया था। लेखक खुद तो गले मिले थे और पत्नी ने सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। हम रात में खुद तो जो है ना सीधा सादा सा भोजन कर लेते हैं, दाल बनाई, चटनी बनाई, रोटी बनाई और खा लिया। और जब अतिथि आएगा तो खाली दाल रोटी नहीं खिलाई जाती, फिर हमें कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उसे डिनर में हमने बदल दिया था। तुम्हें स्मरण होगा यानी याद होगा 2 सब्जियों और रायते के अलावा मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन
किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर तुम चले जाओगे। यानी अतिथि का सत्कार किया गया था, किस लिए भी, चलो आज का दिन रुकेगा, हो सकता है सुबह तो ये चला ही जाएगा, तो इसको अच्छा सा खाना खिलाई दें, इसका अच्छी तरह से सत्कार करें। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। अब लेखक सोच रहा है भी अगला दिन आएगा तो अतिथि जो चला जाएगा, हम उसे स्टेशन तक छोड़ नहीं जाएंगे, फिर हम उसे रुकने के लिए भी कहेंगे लेकिन वो हमारी बात नहीं मानेगा और नहीं रुकेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली, यानी हमें दुख था भी तुम क्यों रुके हुए, पीड़ा यानी कष्ट हो रहा था क्योंकि इतना खर्चा बढ़ गया था, फिर भी हम चुपचाप से सब सह रहे हैं और प्रसन्न बने रहे और तुम्हारे सामने हम खुश होकर दिखाते रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, यानी हमने जैसे तुम्हारा स्वागत किया था, एक बड़े आदमी की तरह उच्च घराने में जैसे लोगों का स्वागत किया जाता है, अतिथि का सत्कार किया जाता है, वैसे ही हमने तुम्हारा किया था। वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। अब हमने दोपहर के भोजन को भी लंच का नाम दे दिया था, यानी रात को और ज़्यादा बनाया तो दोपहर में हो सकता है एक आधी सब्जी कम कर दी हो। और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। ये रिवाज होता है ना, घर में कोई आता है तो हम मूवी वगैरह देखने के लिए चले जाते हैं, या नहीं भी जाएंगे तो बाजार लेके जाते हैं, कुछ आइसक्रीम खिला दी, कोई ठंडा पिला दिया, वहाँ ले गए, घुमाने के लिए ले जाते हैं, वहाँ भी फिर पूरा खर्च हो जाता है। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है, भाई इतना ही हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अब वो कह रहे हैं कि जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े हैं, यानी इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। जब कोई विदा होता है ना, तब क्या होता है कि हम थोड़ा सा ऐसे परेशान होते हैं भी वो जा रहा है। जैसे छोटे बच्चे तो रोना भी शुरू कर देते हैं, भाई जा रहा है, मामा मामी आए हैं, हम साथ जाएंगे, वो करेंगे, शुरू हो जाते हैं वो तो। लेकिन जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो भी थोड़ा बहुत दिखावा तो करते ही हैं। जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, यानी वो टाइम तो आया ही नहीं भी हम दूसरे दिन तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाते हैं छोड़ने। अतिथि जब आता है तो छोड़ने भी जाते हैं, कई बार तो घर के बाहर से ही विदा कर देते हैं और कई बार स्टेशन पे जो चले जाते हैं रेल पे चढ़ाने के लिए, रेलगाड़ी पे या बस पे चढ़ाने के लिए, वहाँ तक चले जाते हैं उन्हें छोड़ने के लिए। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था, यानी जब ये बात कही ना तो मुझे जो चोट पहुंची वो मैंने सोचा भी नहीं था। अप्रत्याशित, अनसोचा, जिसके बारे में सोचा ना हो या जानकारी ना हो। इसकी चोट मार्मिक थी, मार्मिक हृदय पर होने वाली, मर्म को छूने वाली, यानी फिर जो एकदम से झटका सा लगा। अभी तीसरा दिन हो गया, आज धोबी को कपड़े देने के लिए कह रहा है, फिर भी हो सकता है ना जाए, तो इसके जाने की अभी भी कोई इच्छा नहीं है। तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक यूं रबड़ की तरह खिंच जाएगी। समीप्य की बेला यानी पास रहने का जो समय है, वो एकाएक रबड़ की तरह खिंच जाएगा, यानी इतना लंबा हो जाएगा, इसका मुझे अनुमान नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकते हैं। हमारे समाज में अतिथि को देवता माना जाता है, लेकिन देवता तब तक होता है जब वो आए, थोड़ा समय रुके और अपना आदर सत्कार करवा करके वहाँ से चला जाए, लेकिन नहीं तो फिर वो मानव तो होता ही है, और यदि ज़्यादा दिन तक रुकता है तो वो एक राक्षस का रूप धारण कर सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है, यानी लॉन्ड्री पे कपड़े धुलने के लिए देते तो जल्दी धुल के आ जाएंगे। तब भी ऐसा सोचता मैं भी शायद ये जाना चाहता है अतिथि, इसलिए ये जल्दी से कपड़े धुलवा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। जैसे ही पूछा जल्दी से तैयार होने लग गया, भी चलो चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा।
मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। बड़ी बड़ी आंखें बड़ी बड़ी होना यानी ये सुनकर के पत्नी को एकदम से गुस्सा आ गया, भाई अभी भी कपड़े धोने के लिए देने जा रहे हैं तो ये जाएंगे नहीं। अब लेखक के मन में ये आ रहा था शायद ये कपड़े धुलवा के जल्दी से चले जाएंगे, और कभी मन में ये आता था कि ये कपड़े धुलवा रहे हैं, इसका मतलब इनकी यहाँ रुकने की अभी इच्छा है। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। मतलब कुछ समय पहले भी ऐसा ही हुआ था, और मैंने जो है अपनी पत्नी की ऐसी आंखें देखी तो मैंने जो है उनसे शादी कर ली थी। अपना बिस्तर खोल दिया था, नहीं शादी का प्रस्ताव रख दिया, अकेलेपन की यात्रा खत्म कर दी, यानी उनसे विवाह कर लिया। अब यहाँ एकाएक आंखें बड़ी होना ये गुस्से में भी हो सकता है, पंक्ति के अनुसार हमें बनाना है, और ये खुशी में भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों तरह से। जब खुश होकर के आंखें बड़ी हुई तब उन्होंने शादी के लिए उसके सामने प्रस्ताव रख दिया, उनसे शादी कर ली थी। पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है, यानी परेशानी होने लगती है, पता नहीं अब क्या कहेगी, इसको गुस्सा आ रहा है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा, यानी उसे लग रहा था अतिथि अभी नहीं जाएगा। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आधा लेसन हमने पढ़ लिया है, तो मैं समझ में आ गया होगा। इसमें पीछे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जो है अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पे रह रहा था, कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही हैं, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया, दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई, तीसरे दिन अतिथि ने सुबह क्या कहा, और सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ। ये प्रश्न छठा जो है हमने अभी नहीं पढ़ा है। 5 प्रश्न आप जो है बड़े आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो ये 5 प्रश्न आप लिखोगे, और इसका बाकी का जो आधा पाठ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।